हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे किससे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से। एक सीढ़ी की तरह समझ लीजिए। पहले हम लोगों ने डिटरमिनेंट को निकालना सीखा, फिर हम लोगों ने उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी, देन एडजॉइंट निकालना सीखा। लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए था, माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो माइनस कोफैक्टर्स को समझने के बाद एडजॉइंट निकाला। अब उस एडजॉइंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए। अब ये इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है, कहानी थोड़ी पुरानी है। अभी हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को पहचान लेते हैं, है ना, और इसकी कहानी को बिल्कुल अंदर तक पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, स्किप कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी पहचानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम से जब मैं इनके समंदरों में तैराने के लिए ले जाऊं तब आप ये ना बोले कि सर डर लग रहा है। थोड़ा झलक ले लो, चीज़ें समझ लो, और फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन के बाद जब हम लोग डेप्थ में इन चीज़ों को देखेंगे तब हमारे लिए बहुत आसान सा लग रहा होगा, है ना। ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप लेंगे एंड देन इसके बाद फर्दर क्लासेस में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो हमारे पास क्या है सर, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात क्या है बेटा, ये देखो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी जाती है, लेकिन ये तब जब मुझे इतनी लंबी वाली डेफिनेशन लिखनी हो। इन्वर्स मैट्रिक्स ये कह रहा है कि सर अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसको आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, या फिर आपने बी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सर ये बात तो सेम है। ये चीज़ बेटा हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर कि अगर मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया या फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों केसेस में रिजल्ट जो होना चाहिए वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जाना था ना हम लोगों ने पिछली लेक्चर के अंदर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास बोलता है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही हो, इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही हो, तब हम कहते हैं कि सर दो बातें आप इसमें से कह सकते हो, ठीक है। दो बातें कौन से, वैसे दोनों सेम है, ये कि ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो सर बी होगा, ये पहली बात आप इसे कह सकते हो। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हो कि बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्या होगा, ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट वे में कैसे लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट वे में ऐसे ही लिखते हैं कि सर ए मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या फिर किसी इन्वर्स मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। दिस आर द रिजल्ट्स, जो कि आप लोगों को अलग अलग तरीकों से देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअली में इन सभी चीजों का जो मतलब है वो सेम है कि सर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। इसका मतलब यहां से अगर मैं डायरेक्टली एक बात लिखना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि सर ए इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो कौन होगा, वो भी ए मैट्रिक्स ही होगा। दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट कि ए इन्वर्स का इन्वर्स कौन होगा, ए मैट्रिक्स ही होता है ना। ठीक है, यहां से हम लोग आते हैं कि सर हमें इन्वर्स मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से ही मिलता है या फिर हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को ढूंढते हैं। बेटा एक मेथड हम लोगों को मिलता है मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर, जहां पर हम लोग रो एलिमेंट्री या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से इन्वर्स मैट्रिक्स को ढूंढ निकालते हैं, एंड दैट इज वेरी लेंदी प्रोसेस। काफी लंबा प्रोसेस माना जाता है। अगर आप 3x3 कर रहे हो तो इट्स एक्चुअली वेरी लेंदी प्रोसेस। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है, वो है डिटरमिनेंट्स की मदद से इन्वर्स को निकालना। वो ये होता है कि फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा हुआ है, दैट इज ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए लिखा हुआ है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूं। अगर आपको याद है दोस्त, तो आप लोग कहेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो कौन सी, कि अगर हम लोग ए को इसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट ए टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जी सर, ठीक है। यहां से कुछ चीजें आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये चीजें शायद आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आपको ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि प्री मल्टीप्लीकेशन बाई
मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स। जी सर, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब आगे की तरफ करना। जब आप आगे की तरफ करोगे तो यहां पे ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स आ जाएगा। जी सर, और यहां पर हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्त? ये कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो प्रॉपर्टीज आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो लिख देता हूं। क्या कि सर ए मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है या फिर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम मैट्रिक्स ए ही हमें मिलता है। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे। सबसे पहला यहां पर यूज करूंगा, दैट इज ए इनवर्स। हमारे पास क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट मी चेंज द कलर। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। इक्वल्स टू हमारे पास डिटर्मिनेंट ए चल रहा है और ए इनवर्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा सर? ए इनवर्स मैट्रिक्स आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। सो दिस इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, है ना? बढ़िया। यहां से हम कहेंगे कि सर अगर मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो यहां देखो भाई, यहां देखो सर, फिर से प्रॉपर्टी लग गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? वही मैट्रिक्स रिजल्ट में आ जाएगा। जी सर, और ये जो डिटर्मिनेंट था ये कांस्टेंट था तो ये 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा। और दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। हैं जी, तो ये बात समझ में आई। इस तरीके से ये काम कर रहा है कि ए इनवर्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं सर? इसी एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स के एक एग्जांपल से वेरीफाई किया था और फिर उससे ही हम लोगों ने ए इनवर्स का एक फॉर्मूला यहां पर निकाला। तो इसको थोड़ा यूज करना सीखिए मेरे साथ साथ। कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखें। सपोज कीजिए मैंने एक ए मैट्रिक्स आप लोगों को बताया कि दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, टेकिंग इजी नंबर्स। तो अब आप कहेंगे सर इसका एडजॉइंट निकालना तो हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। क्या करते हैं सर? इंटरचेंज कर देते हैं, 4 और 1 इधर आ जाएगा और साइन चेंज कर देते हैं, -2 और -3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा सर? डिटर्मिनेंट ए हमारे पास हो जाएगा 4 1 जा 4 -6 यानी -2 हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। जी सर, यानी कि हमें -2 से डिवाइड करना है। सो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 अपॉन में -2, माइनस के 1 अपॉन में 2, 4 -2 -3 और 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 1 और माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में 2 और माइनस 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 के 1 अपॉन में 2। दिस विल बी द मैट्रिक्स। कौन सा सर? ए इनवर्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर? एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट के बाद डिटर्मिनेंट चेक किया। इन दोनों का फॉर्मूला लगाकर हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढ लिया। अब सर अब क्या करें? अब बच्चे इनसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ मजा भी आ जाए। हमने कहा कि सर क्या ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है? ये वाली जिसमें हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला, क्या ये प्रॉपर्टी सच में वेरीफाई होती है? तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ए क्या है सर? ए हमारे पास 1 2 3 4 है। अच्छा, ए इनवर्स कितना है सर? ए इनवर्स -2 1 3/2 और माइनस के 1/2 है। जी सर, इनको मल्टीप्लाई करके देखें। जी देखिए, हमने कहा सर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 जा माइनस के 2, 2 इंटू 3/2 प्लस के 3। जी सर, 1 1 जा 1 और 2 इंटू माइनस के 1/2 माइनस के 1, 3 2 जा माइनस के 6 और 3 2 जा प्लस के 6। जी सर, और 3 1 जा 3, ठीक है, और माइनस के 2 हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे कि सर हमारे पास 1 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है। तो सर ए इनवर्स किसके बराबर आ गया सर? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ गया, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था? वो हमारे पास 2/2 का ऑर्डर था, है ना? तो ये चीजें हैं, आपको ये एग्जाम्पल्स लेकर ही वेरीफाई करना होगा। जब आप एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा कि हाँ जी ये सच हैं, तभी मुझे इनको याद रखना है ना? तो ये करके देखा,
हम लोगों ने कि सर हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला बनाएं कैसे और इसको निकालें कैसे। अब ये चीज थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है जब आप 3x3 मैट्रिक्स में काम करते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स में एडजॉइंट को निकालने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, जहां आपको सभी कोफैक्टर्स को निकालकर ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है एंड देन उसके बाद आप लोग उसे डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके उससे इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। दैट इज अ बिट लेंदी प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से वो छोटा पाया जाता है अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ जाता है दोस्त। यहां से सर आगे चलते हैं तो कुछ सवाल वगैरह देख लेते हैं, अपना काम आ जाएगा बढ़िया। तो ये कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया, इसका इनवर्स मांग रहा है, तो हम कहेंगे सर इसे देखकर हमें पता चला कि इसका एडजॉइंट जो होगा बड़ा खूबसूरत होगा। इसका एडजॉइंट जो होगा बड़ा खूबसूरत होगा। कैसे सर? इन दोनों को एक्सचेंज कर देना। जी सर, इनका साइन चेंज कर देना तो ये -2 और -1 हो जाएगा। बढ़िया जी सर। डिटर्मिनेंट ए निकाल कर देख लो। सर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, सो दिस इज -3 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा 1/-3 हो जाएगा और एडजॉइंट ए हो जाएगा। एडजॉइंट हमारे पास 1, -1, -2 और -1 आ रहा है। सो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा -1/3, ठीक है, और +1/3, 2/3 +1/3 ये हो जाएगा। तो अब आप लोग होमवर्क क्या करोगे बेटा? होमवर्क ये, इससे क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से करना है। ठीक है, होमवर्क क्या है आप चेक करेंगे। सर हमारे पास ए मैट्रिक्स इतना है, कितना है? -1, 1, 2, 1 है, और ए इनवर्स आपने कितना निकाला? आपने निकाला -1/3, 1/3, 2/3 एंड 1/3 ये निकाला। तो आप लोग चेक करोगे कि ए और ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? ठीक है, ये करने से होगा। अखिल सर का नारा क्या है? करने से ही होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखिए 3x3 का मैं आप लोगों के साथ कर देता हूं कि आप लोगों को कितना लिखना है, कितना कैलकुलेट करना है, वो एक अंदाजा आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटली इस चीज को कर पाएंगे। सपोज मैं सबसे पहले यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करता हूं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा यहां पर 2 के हिसाब से -3, 0 यानी -3 हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा। जी सर। 3 यानी इंटू 0, 0 -6 -6 +6 यानी यहां पर हमारे पास +6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -2 -0 -2 +2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 + 2 4, तो यहां पर 4 हो जाएगा। एंड देन 0 + 4 -4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 -3 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 + 3 -1 आ जाएगा। एंड देन -6 + 6 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर? कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स हो गया। मुझे इसका करना होगा ट्रांसपोज, है ना? ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। सो एडजॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त? आप लोग इसको ट्रांसपोज करके लिख दो, तो आप कहोगे सर -3 -5 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 -1 एंड 0 आ जाएगा। जी सर, बढ़िया, बात यहां तक क्लियर। एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है सर? इनवर्स निकालना है। तो हमें क्या करना होगा सर? डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है सर? डिटर्मिनेंट ए निकालना। अब डिटर्मिनेंट ए के लिए ना बेटा पूरा मेहनत दोबारा मत करना, आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए ना, तो उनको रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। सर 2 × -3 -6, ठीक है, 2 × -3 -6, -2 × -5 +10 हो जाएगा, -1 × 6 -6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास -2। डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया सर? -2। यानी अब अगर मुझे निकाल कर देना है सर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए हो जाएगा। जी सर, 1 डिटर्मिनेंट यानी 1 -2 और हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स है -3 2 -1 -5 4 -1 6 -4 और 0। कितना आ रहा है? 6 -4 और 0। तो आप लोगों को ये क्या करना है? आप लोगों को चेक करना है। फिर से सर होमवर्क क्या? होमवर्क चेक करो कि सर ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप लोगों का होमवर्क है।
इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास 3 2 जा -6, ओके, 2 3 जा 6 0 और माइनस के 2 प्लस के 1, ठीक है। आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा। मतलब पहले पहले आपको लग रहा होगा कि सर तो एकदम धांसू तरीके से कर रहे हैं, तो भाई कभी कभी मैंने भी शुरुआत करी होगी, तो कर रहे हैं, है ना, करना है, करना है, करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। चलो आगे यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है दोस्त, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोग इंपॉर्टेंट यहाँ से कौन कौन से हैं बेटा इन्वर्स के लिए, तो ये सब आप एग्जाम्पल लेकर आप लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आराम से। सबसे पहला कह रहा है कि सर ये कैंसिलेशन लॉ है। कैंसिलेशन लॉ में ये बोल रहा है कि ए बी सी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी सेम ऑर्डर हैं, ठीक है जी, कोई भी ऑर्डर है, और ए जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी हमें गिवन क्या है दोस्त, गिवन हमें ये है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस कंडीशन में ये है कि अगर ए और बी, ए बी और ए सी हमारे पास क्या है, बराबर हैं। क्या है दोस्त, ए बी और ए सी हमारे पास बराबर हैं। अच्छा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सर हम लोग इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहां से सीधा सीधा रिजल्ट के फॉर्म में ये तो बन जाएगा आई, तो इधर आ जाएगा बी और इधर आ जाएगा सी, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है। सेम बेटा इसी तरीके से बी और सी अगर हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि बी ए जो है वो हमारे पास सी ए के बराबर है, तो इसकी सिचुएशन में हम लोग इसे पीछे से ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पीछे से यहां से भी कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्त कि सर बी बराबर हमारे पास सी आ जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। ये कैंसिलेशन लॉ होता है, तो हम लोग इसे कहते हैं कि सर सीधे तरीके से कैंसिलेशन लॉ कैसे, कि अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये दोनों कट जाएंगे, अगर बी ए बराबर सी है तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना कि अगर मान लीजिए ए बी बराबर हमारे पास सी ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर अगर सी ए लिखा हुआ है, ये याद रख लेना बेटा। तीसरा, इसे तीसरा मेरी तरफ से टिप रख लो कि सर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। ये अनइक्वल हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो मैं यहां पर बोलूंगा डज नॉट इंप्लाई, डज नॉट इंप्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि b जो होगा वो c के बराबर होगा। आप ऐसा a को पीछे से और आगे से नहीं काट सकते हैं, ये मना है ना, ये मना है। तो ये आप लोग बेटा स्टार लगा लो कि अगर आपको कहीं पर ऐसा सवाल मन में उठता है कि सर अगर ए बी में a पहले लिखा हो और CA में A बाद में लिखा हो, तो क्या हम उस केस में काट सकते हैं? नहीं काटेंगे। हम लोग डायरेक्टली डज नॉट इंप्लाई बोलेंगे कि B बराबर C उसमें बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है किसी बात की। डन है, ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ के अंदर। रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि सर यहां जैसे आप लोगों को एडजॉइंट का आपको केस याद है, जरा ध्यान से देखेंगे। एडजॉइंट के केस में हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में एडजॉइंट लगाते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है सर, पहले एडजॉइंट बी लिखा जाएगा और फिर उसके बाद एडजॉइंट ए लिखा जाएगा। ये आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जी सर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सर इनवर्स निकाल कर बताइए, तो सेम इसी से बेटा, जब एडजॉइंट हमें पता है कि इनवर्स एडजॉइंट से ही निकलता है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगर मैंने ए और बी का इनवर्स निकालने की कोशिश करी तो इसका मतलब सर पहले बी का इनवर्स लिखा जाएगा और फिर उसके बाद ए का इनवर्स लिखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। तो ये दो मैट्रिसेस के लिए, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए भी लगेगा और ये तीन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए भी लगेगा, ये चार के लिए भी लगेगा, ये n नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मैट्रिसेस के लिए लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। वेरी इजी, आप सभी के लिए आप 2x2 मैट्रिसेस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कॉन्फिडेंस हम लोगों को पूरा मिल जाएगा सर, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। यहां से कुछ और प्रॉपर्टीज आप लोगों को दी जाती है कि सर अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी से आपका एमसीक्यू अच्छा बन सकता है कि ए इनवर्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो वो 1 डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है। कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। डन। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर? वो भी पावर में -1 आ जाएगा।
वो भी पावर में -1 आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे एग्जाम्पल से लिखने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर डिटरमिनेंट ऑफ 2a इनवर्स, है ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर, 2a का इनवर्स। जी सर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, है ना, 1/2। ओके, हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल रहे ना, तभी मेरे को कंफ्यूजन यहां पर हो रहा है कि अगर मुझे ट्वाइस ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो ये एक्चुअली में 1/2 ए इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे ध्यान रखें। जी सर, जी बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है सर, ए इनवर्स की पावर n कर दें तो आप n को एक्सचेंज कर सकते हो इनवर्स के साथ। यानी कि ये एग्जांपल आपसे ये कह रहा है कि अगर मुझे ए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है तो यानी मैं इसे ए इनवर्स मैट्रिक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी इनवर्स से रिलेटेड। इनके ऊपर क्वेश्चंस जैसे भी आएंगे वो हम लोग डील करेंगे। तो ये रहा सबसे पहला सवाल, आपसे कह रहा है कि यदि हमारे पास ए बराबर ये मैट्रिक्स है, शो दैट ए इनवर्स बराबर 1/19a। अच्छा, तो सर सबसे पहला काम हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, इसका एक्सचेंज करेंगे तो -2 इधर, 2 इधर, ये -5 और ये -3 हो जाएगा। अच्छा, और डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा -4 और -15 यानी -19 हो जाएगा। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहां से अगर मैं आप लोगों से ए इनवर्स निकालने के लिए कहूं तो आप कहेंगे सर 1/-19 इंटू एडजॉइंट ए दैट इज -2, -3, -5 और 2 हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं ए इनवर्स का ये माइनस का साइन इनको दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/19 टाइम्स ऑफ इधर आ जाएगा +2, +3, +5 और 2 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये देखो शो हो गया ना 1/19 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स शो हो गया, कौन, ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बढ़िया, इजी था क्वेश्चन, एकदम इजी था, है ना। ए इनवर्स एक प्रोसेस में हम लोग निकाल रहे हैं और इस प्रोसेस के बाद सर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, कोई परेशानी हम लोगों को देखने को नहीं मिली है जी। बढ़िया जी, ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। सर इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव अगर देखें तो आप लोग जानते हो कि सर ये रिवर्सल लॉ फॉलो करना चाहिए था इसमें, है ना, रिवर्सल लॉ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये रिवर्सल तो नहीं है, नहीं है तो सर ये वाला गलत है ना, फॉल्स है, ये रिवर्सल लॉ लगना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो सर डिटरमिनेंट ए टाइम्स ऑफ आई एन है। बिल्कुल भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी वाला है सर, ये तो सही है, हम लोगों ने देखा भी था इसको लगाकर। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों से कहा था कि सर ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी थी, ये प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर मैं किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालता हूं तो वो एक्चुअली में 1/λ ए इनवर्स होना चाहिए। ये कह रहा है कि सर ये सिर्फ डायरेक्टली के लिख रहा है तो ये वाला गलत है। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव बता दीजिए, तो 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव है, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। बढ़िया जी, है ना, इजी, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी के ऊपर थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर आ रहा है इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मेट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट डिटरमिनेंट ए बराबर 2 एंड डिटरमिनेंट बी बराबर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट। अच्छा जी, मुश्किल सवाल, इतना मुश्किल, देख लेते हैं। सर अगर मुझे ए इनवर्स बी स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना होता है सर, डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट बी होता है जी। दूसरा सर डिटरमिनेंट ए की पावर एन का डिटरमिनेंट अगर ढूंढ रहे हैं तो वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन होता है। अच्छा, और कुछ लग रहा है क्या, हाँ एक और लग रहा है कि सर ए इनवर्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट ढूंढ रहे हैं तो 1/डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। जी सर, ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर। तो अभी मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। फिर मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें नीचे वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 1 में डिटरमिनेंट ए हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मेरा आंसर होना चाहिए।
सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज 1 अपॉन में 2 और बी स्क्वायर यानी डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर हो गया हमारे पास 9 अपॉन में 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है जी। ये भी आसान था। तो ये देखो सारा का सारा प्रॉपर्टी के ऊपर खेल है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बराबर दिस मैट्रिक्स सच दैट इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन दिस हेंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ सर? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि x की जगह पे a डाल देंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, x की जगह पे a डाल देंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 6 है, और यहां पर 17 में कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये अब बेटा मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट है, तो मैट्रिक्स और कांस्टेंट का एडिशन नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसे बना देते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन और ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को क्या करेगा, शो दैट लिख देगा। क्या लिख देगा दोस्त? पहले बोल देगा शो दैट, फिर बोलेगा हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने शो दैट वाला पार्ट जो है आपके लिए छोड़ दिया। कैसे? आप लोग यहां पर क्या क्या करोगे, आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर निकालना आता है ना, ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे कैसे सर? हमारे पास 2 - 3, 2 - 3 -3 4 है, नहीं सर 3 4 है, बस कितना है 3 4 है, 2 - 3 3 4 है। यहां से आप लोग मैट्रिक्स निकालें, फिर आपके पास बेटा 6a मैट्रिक्स आएगा, है ना, जिसे 6 के साथ आप लोग यहां पर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करेंगे, 2 - 3 3 4 आ जाएगा। जी सर। फिर आप लोग 17i मैट्रिक्स निकालेंगे। 17i मैट्रिक्स को जब आप निकालेंगे तो 17 मल्टीप्लाई ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स ले लेंगे और यहां से आप एक आंसर निकालेंगे। निकालने के बाद अब देखेंगे कि क्या आपका मैट्रिक्स जो है वो एक जीरो मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस तरीके से शो दैट का काम हो जाएगा। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इस तरीके की इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए सर इसमें लिखा हुआ है कि पहले से ही ये वेरीफाइड है, ठीक है, सच दैट इसने दे दिया हेंस फाइंड ए इनवर्स, कि हमें ए इनवर्स अब ढूंढ कर बताइए। सर अब ए इनवर्स ढूंढ कर बताइए, क्योंकि मैट्रिक्स आपको ढूंढने का एक तरीका तो आता है, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से इनवर्स कैसे ढूंढेंगे भाई? अब हम लोग जानते हैं, वी नो आफ्टर प्रूविंग, है ना, हम लोग ये बात जानते हैं कि ए स्क्वायर -6a प्लस 17i जो है ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, ये हम लोग जानते हैं। जी सर। अब इसमें आप करें क्या, इसमें करें पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन पीछे से करें, ठीक है। क्यों करें वो आपको समझ में आएगा अभी, क्योंकि जनरली सारे मैट्रिसेस पीछे की तरफ से हैं, प्री से भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाई ए इनवर्स। जी सर। तो इक्वेशन हमारे पास बेटा यहां पर a का स्क्वायर लिखा है, माइनस के 6a लिखा है, प्लस के 17i लिखा है, ठीक है जी, और बराबर हमें 0 दिया गया है। जी, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो मैं यहां पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर a इनवर्स से और यहां पर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्त? रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास दिस इज, इसकी पावर बच जाएगा a। जी ठीक है, माइनस ये बन जाएगा बेटा ए इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी सर, प्रॉपर्टी हमें याद है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 17 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा? ए इनवर्स मैट्रिक्स बराबर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। अरे हाँ, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 17a इनवर्स की वैल्यू बताइए, तो यू विल से दैट कि सर 6i में से a मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए। जी सर। ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? ए इनवर्स मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/17 टाइम्स ऑफ, है ना, टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा सर? टाइम्स ऑफ 6i माइनस ए हो जाएगा। जी सर, यहां तक बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है, आपको 6i निकालना है। क्या निकालना है? 6i निकालना है। तो 6i हो जाएगा हमारे पास, यहां लिख देते हैं ना, यहां पर लिख देते हैं कि 6i कितना हो जाएगा? 6i इज 6006 हो जाएगा। अच्छा, और हमारे पास a कितना है सर? a हमारे पास है 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है 6i माइनस a निकालना है। तो एलिमेंट से एलिमेंट माइनस कर दो, 6 - 2 4, 0 - -3 3, 0 - 3 -3, 6 - 4 2 हो जाएगा। तो दिस इज
6i माइनस ए। तो ए इनवर्स अगर मुझे निकालना होगा सर, ए इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/17 टाइम्स ऑफ ये मैट्रिक्स, यानी 4 3 -3 2 हो जाएगा। सो दिस इज आर ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि सर ए इनवर्स निकालना तो हमारे लिए आसान था, हम लोग अगर डिटरमिनेंट निकाल ले तो काफी आसान था। लेकिन बच्चा आपको अगर ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा रहा है या फिर बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं तो उस वक्त आप लोगों को ये वाला आंसर मार्क्स देगा, ठीक है, वो वाला आंसर मार्क्स नहीं देगा जहां से आप लोग 2/2 को बड़े आराम से एडजॉइंट बनाकर उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स बना सकते हैं। तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स मिलेगा जब आप इस वाले सॉल्यूशन को लिखते हैं, तब के लिए मैंने ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया कि ये इक्वेशन बेसिस पे हम लोग इनवर्स कैसे ढूंढते हैं। तो इक्वेशन बेसिस में आप लोगों को क्या करना होता है, या तो प्री मल्टीप्लिकेशन है तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें। अभी अगर मैंने पोस्ट लिखा है तो आप लोग पोस्ट करिए और फिर उसके बाद पोस्ट से समझ में आ जाए तो प्री भी एक बार करके जरूर देखेंगे, है ना। बढ़िया, तो सर समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया, बढ़िया जी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल तो नहीं है सर, सवाल की जगह क्या है, सवाल की जगह है हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो हम जा रहे हैं सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की गलियों में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सर हम लोगों ने इतनी सारी मैट्रिक्स पढ़ा, लेकिन इसका कुछ फायदा भी बताइए। तो फायदा ये है कि बेटा हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को थोड़ा एक दर्शन करवाता हूं एक चीज का। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसे एक लेवल बढ़ाते हो तब आपको लगता है उत्तरी ये तो बड़ा काम का है ना। तो वैसा कुछ हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूं। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूं बेटा। अगर मैं 2x + 3y लेता हूं, या फिर मैं 3x + 2y ले लेता हूं, या फिर 3x - 2y ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है जी। नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ले लेते हैं x - x + 2y ले लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 + 6 यानी 8 ले लेते हैं, और 1 + 4 यानी 5 ले लेते हैं। 10 हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है और एक y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। कौन से सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो अब एक मैट्रिक्स मेथड भी देखो भाई। मैट्रिक्स मेथड ना बोल के हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। देखो कि मैट्रिक्स कैसे इसको सॉल्व कर रहा है। तो मैट्रिक्स आप लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा लंबा है, लेकिन करेंगे जरूर। तो हमने कहा सर मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप ये करें कि आप इनके कॉफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाए लीजिए। ए मैट्रिक्स बना दिया, वो क्या हो जाएगा सर, इधर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां पर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसका एक मैट्रिक्स बी बनाएं, और ये बन जाएगा 8 और 5 हो जाएगा। अब आप एक मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स x बनाएं, जिसे आप कहेंगे कि सर ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, जो दो वैल्यूज आपको नहीं मालूम है। यहां से आप लोगों का एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉलो करता है, वो कौन सा सर, ax = b। ये मैट्रिक्स इक्वेशन फॉलो करता है, क्या करता है, ax = b। जब आप a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसे b के बराबर रखेंगे तो ये वाली चीज आपकी बन जाती है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार बनाकर देख लें ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे, है ना भाई। ऑब्वियस ही बात है, रिकॉर्डेड क्लास है तो एक बार बनाकर देख लेते हैं। यहां पर आपने 2 3 1 2 को क्या किया सर, आपने x और y के साथ मल्टीप्लाई किया। तो आपने कहा कि सर अगर मुझे इसको बराबर किसके दिया जा रहा है, बी मैट्रिक्स यानी 8 और 5 के बराबर दिया जा रहा है जी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x + 3y हो जाएगा। अच्छा, और x + 2y हो जाएगा। इसको अगर मैं बराबर रख रहा हूं किसके बेटा, 8 और 5 के, तो आप कहेंगे कि सर 2x + 3y = 8 हो जाएगा, और x + 2y जो है वो बराबर 5 हो जाएगा। यानी इसने अलजेब्राइक इक्वेशन को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना सिखाया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाकर दिखा दिया है जी। बेसिक बात समझ में आती है। चलिए सर, ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है यहां से x की वैल्यू। क्या निकालनी है दोस्त, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं सर, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करके। कैसे, प्री मल्टीप्लीकेशन
बाई ए इनवर्स। सर प्री मल्टीप्लीकेशन ही क्यों? क्योंकि बेटा ए जो है ना वो आगे की तरफ लिखा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी बन जाएगा। जी सर, ये तो बन जाएगा आई का एक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा सर, ए इनवर्स बी आ जाएगा। यानी अगर मुझे ये एक्स मैट्रिक्स ढूंढना है तो मुझे ए इनवर्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है जी, बी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इस ए इनवर्स को ढूंढने की प्रक्रिया चालू की जाए। करते हैं सर। ए इनवर्स ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है सर? हमें चाहिए होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स 2/2 का हम लोग निकालना जानते हैं। कैसे सर? इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, लीजिए सर, कर दिया। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, लीजिए, कर दिया। डेटर्मिनेंट ए निकालना जानते हैं। हाँ सर, डेटर्मिनेंट ए 2 2 जा 4 -3, 4 -3 कितना हो गया सर? 1 हो गया। यानी अगर मैं ए इनवर्स आप लोगों से पूछूं तो वो 1 अपॉन में डेटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए के बराबर होना चाहिए। अब डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो सर 1 है, यानी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो लिखा है वही मेरा इसका इनवर्स मैट्रिक्स बन जाता है। सो दिस इज ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है जी सर, ठीक है, अभी तक समझ में आता है। आगे चलते हैं। यहां से मैं ये कहूंगा कि अगर सर मेरे पास x बराबर ए इनवर्स बी है, x बराबर अगर ए इनवर्स बी है तो लिख देते हैं कि x बराबर ए इनवर्स बी है। x मैट्रिक्स क्या है सर? ये x और y लिखा गया है। a इनवर्स मैट्रिक्स सर कितना है? a इनवर्स मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 और 2 है। b मैट्रिक्स कितना है सर? b मैट्रिक्स है हमारे पास 8 और 5। क्या है दोस्त? 8 और 5। इस तरीके से। सो लेट्स मल्टीप्लाई। सर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 2 8 जा 16, 3 5 जा 15 यानी -15। फिर रो को कॉलम से करना है तो माइनस के 8 प्लस के 10 हो जाएगा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स कितना बन जाएगा सर? 1, 2 बन जाएगा। और यहां पर हमारे पास ये x और y को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर आपका मेथड एकदम रद्दी, एकदम रद्दी। इतनी मेहनत करें हम लोग x और y की वैल्यू निकालने के लिए कि हम लोग पहले इनवर्स निकाल लें, एडजॉइंट बनाएं, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करें, तो इससे बढ़िया तो सर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। एंड डेफिनेटली आपको लगाना भी सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो आपने क्लास 9th में सीखा है आपको लगाना भी वही है। लेकिन ये क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि जब हम लोग 2 वेरिएबल की दुनिया से बाहर निकलकर 3 वेरिएबल यानी 3 डायमेंशंस में चीजों को कर रहे होते हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन में आप लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की मदद नहीं ले सकते हैं, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तब हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। ये प्रोसेस हमारा तब काम आता है तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखें सर, एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने बनाकर दिखाता हूं और आप लोग फिर मजे से बताना कि सर XYZ की वैल्यू वही सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। चलो सपोज कीजिए मैंने पहले में लिख दिया 2x + 3y + z बराबर, ठीक है, और यहां पर हम लोग ने दिया x + y - z बराबर, अच्छा, और 2x - y बराबर। जी ठीक है, कुछ ऐसा 3 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोगों ने लिखा जहां पर x की वैल्यू 1 डालते हैं, y की वैल्यू 2 डालते हैं तो ये जाएगा 8, और z की वैल्यू -4 डालते हैं तो 8 - 4 -4 12 हो जाएगा। ठीक है, x + y 1 और 2 3, 3 + 4 7 हो जाएगा। अच्छा, 2 1 जा 2 और माइनस के 2 बेटा 0 हो जाएगा। जी सर, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, यहाँ पर +z लिख देते हैं तो +z हो जाएगा हमारे पास -4, यानी 0 - 4 माइनस के 4 हो जाएगा। जी, हम लोगों ने एक सेट ऑफ इक्वेशंस बनाया। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका सोल्यूशन निकाल कर देना है कि XYZ की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स डू इट वेरी क्विकली कि सर सबसे पहले हमें बनाना है ए मैट्रिक्स जो कि इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा, जो कि 2 3 1 1 1 -1 2 -1 और 1 आ जाएगा। फिर एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो साइड में हमें नंबर्स मिल रहे हैं 12 7 -4, और एक x मैट्रिक्स बनेगा जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? x y और z हो जाएगा, सच दैट ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा a इनवर्स a x बराबर b से। तो हम लोग यहां से बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जो x मैट्रिक्स होगा वो a इनवर्स b के बराबर होगा। अब इन चीजों को आप लोगों को डायरेक्टली लिखना है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग a इनवर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो a इनवर्स के लिए हम लोगों को निकालना होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स।
सो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी। सो ये रहा हम लोगों का कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो लेट्स राइट। तो अगर मैं इसका कोफैक्टर ढूंढना शुरू करता हूं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपके पास 0। 1 + 2 3 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा -3। ठीक है, -1 - 2 -3 हो जाएगा, तो -3। जी सर। फिर हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा, तो दिस इज -4। अच्छा, हमारे पास 2 - 2 0 आ जाएगा, सो दिस इज 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास -2 -6 -8, तो +8 हो जाएगा। ठीक है, -3 -1 -4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट -2 -1 -3 +3 हो जाएगा, और 2 -3 -1 हो जाएगा। सो इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना होगा कोफैक्टर्स का। सो दिस विल बी 0 -3 -3 -4 0 8 और -4 3 और -1। दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब यहां से मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा, तो डिटर्मिनेंट ए बेटा एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, 3 3 जा -9 हो जाएगा, और 1 × -3 -3 हो जाएगा। सो दिस इज -12। जी सर। अब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो इसका मतलब सर हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ नई बात नहीं है बेटा, इसे कॉमन सेंस से समझो। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेटा ध्यान देना, जब हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो 1 में डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो नीचे 0 आने पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सर अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा सर? ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा, लिख लेते हैं दोस्त, ए इनवर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 में -12 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -4 -4 -3 0 3 और -3 8 और -1। दिस इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए इनवर्स बन गया। अब क्या निकालना है सर? अब हमें निकालना है एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? चलिए, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स में बी। ये कलर शायद दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं, कम दिख रहा है, ये नहीं चलेगा, तो हम लोग इसे करते हैं। सर एक्स मैट्रिक्स किसके बराबर है? ये है ए इनवर्स बी के बराबर है। तो ए इनवर्स है हमारे पास -1/12 मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स है 0 -4 -4 -3 0 3 और -3 8 -1। ठीक है जी, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। b मैट्रिक्स है 12 7 -4 है। जी सर, मल्टीप्लाई करें? जी बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -1/12 तो बाहर है ही। 0 × 12 0, 7 4 जा -28 और 4 4 जा 16। तो आपके पास आ रहा है बेटा -28 प्लस के 16, यानी सर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? -12 है ना। सो दिस इज -12 बन गया। ठीक है सर, मजा आया। 3 12 जा -36 और 0 और फिर -12, तो -36 -12 हमारे पास -48। जी सर, ओके। आगे -3 -12 यानी -36, 8 7 जा 56 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो 60 में से 36 गए तो हमारे पास 24 बचेगा, तो इधर हमारे पास 24 आ जाएगा। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्स मैट्रिक्स अभी भी चल रहा है। अब अगर इसे -12 से डिवाइड करेंगे तो -12 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा हमारे पास 12 2 जा 24, कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और यहां पर हमारे पास 12 2 जा -12 जा कितना हो जाएगा? -2 टाइम्स हमारे पास ये बन जाएगा। ये आंसर मैच कर रहा है क्या? नहीं तो हम लोगों ने कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं करी। ठीक है जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको फटाफट से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास ये कैलकुलेशन सही आ रही है। तो एक बार इसको चेक करने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास x, y और z से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। सो रिजल्ट क्या आता है सर? रिजल्ट ये आता है कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, y की वैल्यू हमारे पास 4 आती है और z की वैल्यू हमारे पास -2 आती है। ये हमारे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो आप एक बार चेक करके देख लें, इसको जरूर चेक करें। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं XYZ की वैल्यू पहली इक्वेशन में डालता हूं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है सर, 12 आ रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस वाई यानी कि +4 हो जाएगा और माइनस जेड यानी +2 हो जाएगा। तो ये 7 के बराबर आ रहा है। लास्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा और प्लस जेड यानी -2 यानी -4 आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप लोग इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर आप इसे किसी मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको काफी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है दोस्त, तो यहां तक हमें समझ में आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कौन सा कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है सर? कंसिस्टेंसी ये होता है, इसको ऐसे ट्री की तरह समझे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये कहता है कि सर या तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी, अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वो बताएंगे। या तो सर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो नॉट कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो कंसिस्टेंट होगा या तो नहीं कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। कंसिस्टेंट के कंडीशन में 2 कंडीशन आते हैं। कैसे बेटा, 2 कह लो या फिर 3 कह लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 कंडीशंस कह लो। एक में बेटा हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्त, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। एक में हम कहते हैं सर ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक हमारे पास होता है कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होते हैं सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस। सर इतने सॉल्यूशंस की गिनती ना कर पाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये 3 हमें याद रखने हैं कि सर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हम लोगों के ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशंस के 3 केस बनते हैं। और इसमें क्या बनता है सर, इसमें बनता है सिर्फ एक, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो आपको शायद डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि अगर कंसिस्टेंट का मतलब है सर, इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा, यानी मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हैज सॉल्यूशन। ठीक है, इनमें, इन इक्वेशंस में सॉल्यूशन निकल सकता है और इन केसेस में नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए उसे इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। अब हम लोग ये चीज क्लास 9th में पढ़ चुके हैं सर, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जरा समझिएगा कि वो क्या पढ़कर आए थे। हम लोग इसे ऐसे पढ़कर आए थे कि सर अगर हमारे पास a1x, क्या लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y बराबर c1 लिखा है, a2x प्लस c2y बराबर c2 लिखा है, सॉरी a2x फिर से लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अच्छा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जी सर, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन देखी थी? हमने कहा था कि सर अगर a1 अपॉन में a2 बराबर ना हो b1 अपॉन में b2 के, किसके, b1 अपॉन में b2 के बराबर ना हो, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सर, यूनिक सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। अच्छा, अगर a1 बराबर a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 बराबर हो तो इसके 2 कंडीशन होते हैं कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 बराबर हैं, लेकिन शायद सर c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं है या फिर c1 अपॉन में c2 बराबर है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, यानी ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर आता है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने, ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी इसमें हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जी सर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो सर अगर इसे 3 डायमेंशन यानी 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को लेकर आए, तब क्या ये वेरिएबल इस तरीके से काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो तब हमें
इस मैट्रिक्स मेथड के अंदर पूछे गए जो भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमें कुछ चीजें पता करनी है कि कब सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन आप लोग जानते हो बेटा, ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, x बराबर 0 और y बराबर 0 होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, ऐसा इक्वेशन जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर इसे बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, ये भी लिख लो ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है बेटा, जब हमारे पास दो ऐसी लाइंस हो जिनका इंटरसेक्शन ओरिजिन पर आता हो। कहां आता हो, ओरिजिन पर आता हो। लेकिन सर अगर इसे तीन इक्वेशंस में लिखा जाए, कैसे, जैसे a1x हो गया प्लस b1y हो गया प्लस c1z हो गया बराबर d1 आ गया। अच्छा, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 हो गया। a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस बराबर d3 हो गया। आपने ये तीन इक्वेशंस ले ली है ना, तीन लीनियर इक्वेशन ले ली इन थ्री वेरिएबल्स, जो कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर। यहां से आपने बनाया बेटा ए मैट्रिक्स, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 बन जाएगा, a3 b3 c3 बन गया। ठीक है सर, ओके। यहां से बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा सर, बी मैट्रिक्स बन जाएगा d1 d2 d3, तीन ही तो है तो तीन ही लिखते हैं, d1 d2 एंड d3 बन जाएगा। और व्हाट इज द x मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x y और z हो जाएगा। जी सर, मैं डरिए मत, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं। अब यहां से आप लोगों को बोला जाता है कि सर हमें कंडीशंस को याद रखना है। वो ये कि पहली कंडीशन किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। सर इसका सॉल्यूशन सिर्फ तभी निकल पाएगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए बेटा डिटरमिनेंट ए का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन को बताता है। क्या बताता है सर, ये यूनिक सॉल्यूशन को बताता है कि हमारा ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर सर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में अगर हम लोग आ जाते हैं, जी सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है सर, इसमें हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है। अच्छा, और सर फिर इसके बाद हमारे पास नो सॉल्यूशन में क्या होता है सर, सर नो सॉल्यूशन में भी ना एक मजादार चीज होती है। वो कौन सी, वो ये कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू सर इसमें भी 0 आ जाती है। अब सर डिफरेंस कैसे करें, डिफरेंस कैसे करें, आप लोग नोटिस करोगे कि बेटा देखो कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये वाला पार्ट सेम ही था। जो डिफरेंस आया था सर, एक बार नॉट इक्वल टू था, एक बार इक्वल टू था, तो इस वजह से डिफरेंस आया था। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसके साथ बेटा एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यानी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो है उसका प्रोडक्ट अगर बी के साथ किया तो क्या वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। और इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि अगर मेरे पास एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बी के साथ करने पर नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में करेंगे। और तीसरा, अगर मैं ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करूं, है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात करूं, तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें ये होता है कि सर डिटरमिनेंट ए जो है वो एक तो नॉन जीरो होता ही है। क्या होता है सर, नॉन जीरो होता ही है, लेकिन इसके साथ यहां पर बी मैट्रिक्स जो होता है ना वो सर एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है, ये कंडीशन हमारी लग रही होती है। तो ये चारों आप लोग जरूर याद रखेंगे, बिकॉज इनमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो पहले वाले से पूछेगा, लेकिन आपको कंडीशन सबकी पता होनी चाहिए। ये आप क्लास 12th में पहली बार सीखते हो, क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस को इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद आप क्लास 12th में ये पहली बार सीखते हो कि अगर हम लोग 3 डायमेंशन के वेरिएबल्स में जाएं और वहां से कंसिस्टेंसी को चेक करें तो कंसिस्टेंसी इस बेसिस पर निकलता है। कंसिस्टेंसी में क्या याद रखना है कि सर सिस्टम कंसिस्टेंट तब माना जाएगा जब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, यानी सर यहां पर सॉल्यूशन निकल रहा है, हाँ, यहां पर सॉल्यूशन निकल रहा है, हाँ, यहां पर सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये तीनों कंसिस्टेंट होंगे। जहां सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी ये वाला जो होगा वो इनकंसिस्टेंट के कंडीशन में पाया जाएगा। ठीक है भाई,
बात एकदम समझ में आ गई सर, छोटी मोटी सारी बातें जोड़ ली हम लोगों ने, अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे ये रहा पहला सवाल, कह रहा है यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना हम लोग कैसे करते, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते, एलिमिनेशन से करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन हमें इसे मैट्रिक्स मेथड से करना है। सो मैट्रिक्स मेथड से करना है तो सर हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स बन जाएगा 5 माइनस 7, अच्छा 7 माइनस 5, अच्छा बी मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास 2 एंड 3, जी सर। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि x बराबर क्या हो जाएगा सर, a इनवर्स b हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा a इनवर्स। a इनवर्स के लिए हम लोग निकालेंगे बेटा डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 5 5 जा माइनस के 25 और प्लस के बेटा 49 हो जाएगा। सो दिस इज 24 आ जाएगा, आई होप बिल्कुल। एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए को आप लोग डायरेक्टली ट्रिक से निकाल सकते हैं दोस्त। कैसे ट्रिक से निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है तो माइनस के 5 और 5 इधर आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है तो माइनस के 7 और 7 आ जाएगा। दिस इज एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/24 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, दैट इज माइनस के 5 7 माइनस के 7 और 5 हो जाएगा। यहां तक बढ़िया समझ में आ गया सर, एकदम यहां तक समझ में आ गया है। तो अब मुझे क्या निकालना है सर, अब मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकलेगी ए इनवर्स यानी 1/24 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स -5 7 -7 और 5 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स दैट इज 2, 3 हो जाएगा। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये माइनस के 1/24 माइनस के नहीं प्लस में ही है, तो माइनस के 10 और प्लस के 21 कितना आ रहा है दोस्त, माइनस के 10 और प्लस के 21 यानी हमारे पास माइनस के प्लस के 11 आ रहा है, जी सर 11 आ रहा है, माइनस के 14 और प्लस के 15। अच्छा तो यहां कितना आ रहा है दोस्त, 1 आ रहा है। ये आ गया हमारे पास, यानी हमारे पास एक आंसर कितना आ जाएगा जब हम लोग इसे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11/24 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/24। तो एक बार वेरिफिकेशन के लिए आंसर को जरूर चेक करें कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन करेंगे तो ये 5 11 जा 55/24 हो जाएगा, जी सर। और -7 यानी माइनस के 7/24 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 48/24। कैंसिल करेंगे तो क्या सर 2 के बराबर आ रहा है, अरे वाह आ रहा है सर, सेटिस्फाई कर रहा है। 7 × 11 करेंगे तो 77/24 माइनस 5 × 24 करेंगे तो 5/24 कट कर ये 72/24 आ जाएगा। तो 3 आ रहा है सर, 3 आ रहा है। तो यहां से आप लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट प्रॉब्लम। बढ़िया भाई, एकदम ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस आप लोग भी करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फिर से हम लोगों को 3 वेरिएबल इक्वेशन दिया गया है, तो चलिए प्रैक्टिस मेरी भी हो रही है आप लोगों के साथ। ए मैट्रिक्स बना लेते हैं फटाफट से। तो ये जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, 1 0 3 हो जाएगा, 1 0 3 हो जाएगा और नेक्स्ट 2 -3 0 हो जाएगा, 2 -3 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 11 और 1 हो जाएगा। अच्छा एक्स मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा x y और z हो जाएगा, जी सर बढ़िया एकदम। आगे चलते हैं हम लोग यहां से बेटा, a x बराबर b हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ x मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a, क्योंकि सर a इनवर्स एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 0 -9 माइनस प्लस 9 तो 9 हो जाएगा। अच्छा तो पहले एक काम करते हैं सर, कोफैक्टर्स ही बना लेते हैं ना, सीधा एडजॉइंट ए बना लेते हैं तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से देखते हैं। ओके माइनस प्लस 9, ओके नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 -6 -6 प्लस 6, ठीक है, -3, ओके नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 0 + 3 -3, ठीक है, 0 -2 यानी +2, ठीक है, -3 -4 -7 यानी +7, ओके 3 2 6 -0 6 आ जाएगा। नेक्स्ट
हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 यानी 2 यानी माइनस के 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 - 2 यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा। जी सर, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बन गया। इसका मुझे करना है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हो जाएगा 9 6 - 3 माइनस के 3 2 और 7 और 6 माइनस के 2 और माइनस के 2, ये बन जाएगा। ठीक है सर, डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ए हम लोग एलिमेंट्स को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 1 जा 9, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 3 1 जा माइनस के 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 21 - 3, 21 - 3 18 हो जाएगा। जी सर, ये नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जी सर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा सर? ए इनवर्स हो जाएगा 1/18 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इज 9 - 3 6 6 2 - 2 6 2 - 2 और -3 7 - 2। ओके जी, बिल्कुल बात समझ में आती है। मुझे क्या निकालना है सर? मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालना है। एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक्स वाई और जेड है। ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा सर? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है? 1/18 है और मल्टीप्लाई बाई 9 - 3 6 जी 6 - 2 6 2 - 2 एंड देन -3 7 - 2। इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी मैट्रिक्स हमारे पास 7 1 1 और 1 यानी 11 और 1। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/18 है। तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 11 3 जा -33 और 6 1 जा 6 हो जाएगा। ओके, 6 7 जा 42, 2 11 जा 22 और माइनस के 2 हो जाएगा। माइनस के 21 प्लस के 77 और माइनस के 2 हो जाएगा। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बात समझ में आती है। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 30 30 + 6 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा हमारे पास 64 - 2, 64 - 2 यानी 62 है ना। कितना आ गया? 62 आ गया। कुछ गलत लग तो नहीं रहा है? 6 7 जा 42, 2 11 जा। ठीक है, और एक बार इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए। बिल्कुल क्रॉस चेक कर लिया जाए। 9 - 3 6 6 2 - 2 -3 7 2। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बच्चों लोग, इसके अंदर हमें एरर कहाँ मिलता है? गलती हमें ये कोफैक्टर कैलकुलेट करने में गलती होती है। कैसे? जरा ध्यान से देखिए। 1 × 0 0 और 2 × 1 -2, तो यानी यहाँ पर माइनस के 2 आना था, तो ये भी माइनस के 2 हो जाएगा, ये भी माइनस के 2 हो जाएगा, ये भी माइनस के 2 हो जाएगा, और इस वजह से जो प्रोडक्ट में चेंज आएगा वो हो जाएगा 6 7 जा 42 और 2 11 जा माइनस के 22। आप लोग यहाँ पर कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 22। इसे भी रेस, दिस इज 42 माइनस के 22 और माइनस के 2 हो जाएगा। सो अब देखते हैं, 42 में से 22 गए तो 20, ठीक है, 20 बचा, 20 में से 2 गए तो हमारे पास 18 बचा। जी सर, और 77 में से 23 गए, 77 में से 23 गए तो इधर बचा 4 और इधर बचा 5, तो ये इधर आ जाएगा 54। और इसका प्रोडक्ट आप लोग किससे कर रहे हो दोस्त? इसका प्रोडक्ट आप लोग कर रहे हो 1/18 से, तो ये हो जाएगा 18 के टेबल में डिवाइड करने पर 18 2 जा 36 हैं जी, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ये मैट्रिक्स किसके बराबर था सर? एक्स वाई जेड इसके बराबर था। ओके सर, सॉल्व करने पर हमें क्या समझ में आता है कि सर एक्स की वैल्यू 2 आई है, वाई की वैल्यू 1 आई है और जेड की वैल्यू कितनी आई है सर? जेड की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, हैं जी, 2 1 3 हो गया। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू आप लोग इनमें सब में सब्स्टिट्यूट करके एक बार वेरिफिकेशन जरूर करेंगे कि जो भी आपने कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं है ना। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। इसके आपको 4 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछे जा रहे हैं या पेपर का लेवल कैसा है। 4 मार्क्स या फिर आपसे 6 मार्क्स तक भी दिए जा सकते हैं। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है आपको बताना है। इधर देखेंगे बेटा, आप लोगों के पास 4x - 2y = 3 दिया गया है और इधर 6x - 3y = 5 दिया गया है। तो आप यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि सर a1 हमारे पास 4 है, b1 हमारे पास -2 है और c1 की वैल्यू -3 है। जब आप इसको उठा के इधर ले आएंगे, a2 हमारे पास 6 है, b2 हमारे पास -3 है और c2 हमारे पास -5 है ना, -5 है सर।
जी। तो अगर मैं यहां से आप लोगों के सामने a1 अपॉन में a2 निकालूं तो 4 अपॉन में 6 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। b1 अपॉन में b2 निकालूं तो ये माइनस के 2 अपॉन में माइनस के 3 यानी 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। अच्छा, और c1 अपॉन में c2 निकालूं तो वो क्या है, माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 5 यानी 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो क्लियरली आप लोग ये चीज देख सकते हैं क्या कि सर a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन हमें कहां लेकर जाती है सर, नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन माने इसके साथ साथ मैं इसे बोल सकता हूं सर सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया दोस्त, इनकंसिस्टेंट हो गया। हाँ जी सर, इनकंसिस्टेंट हो गया। यानी सर कंसिस्टेंट लिखा है, कंसिस्टेंट लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि ये 9th का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है आप लोगों को इस्तेमाल हो जाए, लेकिन साथ साथ हो सकता है कि 3x3 मैट्रिक्स में भी ये चीज पूछ ली जाए। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको करना होगा कि इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी होगी, ये वाली। कौन सी सर, इनकंसिस्टेंट अगर बताना है तो इन में से कंसिस्टेंट आप लोग लगाओगे कि सर हमारे पास अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आया तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर ये वाली कंडीशन लगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कंडीशन लगी तो नो सॉल्यूशन, और ये कंडीशन लगी तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको इन कंडीशंस का इस्तेमाल करना है एंड यू विल बी रेडी, है ना। तो सर समझ में आया, काफी कुछ समझ में आया। तो एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हम लोग पहले कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, उससे एडजॉइंट निकालना सीखते हैं, फिर ए इनवर्स निकालना सीखते हैं, फिर उस ए इनवर्स का यूज करना सीखते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे जैसे मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं तो धीरे धीरे हम लोग उसमें कम से कम लिखकर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट करते हुए आंसर कर रहे हैं। तो ऐसे करके लेवल को बढ़ाना है। तो आप लोगों का प्रैक्टिस जैसा जैसे मैंने बताया वैसा वैसा प्रैक्टिस करते रहना है। डीपीपीज आपको मिलती रहेंगी और उसको प्रोसेस मैंने बताया पहले लेक्चर के अंदर कराए गए सभी सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करें एंड देन उसके बाद डीपीपी लगाएं और फिर डीपीपी लगा लें, एनसीईआरटी को फोड़ दें। सब कुछ फोड़ने के बाद बेटा जो किताब पसंद आए वो सब पकड़ लो, सब पकड़ लो, कोई किताब बुरी नहीं है बेटा, सब अच्छा है। बस प्रैक्टिस आपको करनी है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर करोगे या फिर आप कितना अचीव करोगे। सो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, ठीक है। मस्त रहना है, खुश होकर करना है, ठीक है, खुश होकर। कभी मैथ्स की किताब को उठा के बोलना है ना, बोलना तेरे पन्नों में वो ज्ञान छिपा हुआ है, जो उसकी थोड़ी तारीफ करो भाई, थोड़ी तारीफ करो, उसको थोड़ा मनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। बहुत प्रैक्टिस लगता है दोस्त, बहुत प्रैक्टिस लगता है। तो करना है, करने से ही आएगा। और इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहां पर करते हैं समाप्त। अब इसी चीज को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।